उत्तर प्रदेश की राजनीति अब दलित के विमर्श पर आकर टिक गई। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, अन्यथा राजनीति पिछड़ों के विमर्श पर टिकती है, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव की जो समीक्षा है, सपा के आंगन में हो रही वो भी और भाजपा के आंगन में हो रही वो भी, दोनों में तथ्य एक ही निकल के आ रहा है। 54% नॉन जाटव दलित ने सपा को वोट किया तो सपा की बम बम हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जितना वोट दलितों का मिला था उसमें से 24 में 12% दलित वोट कम हो गया, वो सपा की तरफ चला गया। भाजपा का मामला गड़बड़ा गया नवेशी को। अब बीएल संतोष समीक्षा कर रहे हैं तो एक ये बात निकल के आएगी, भाई वो पीडीए लाए तो हम डीपीए ले आएंगे, इससे बात बनेगी। आज ही बिल्कुल अखिलेश यादव की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के लिए जो फार्मूला तय किया है उसमें सब है। देखिए, दलित भी है, पिछड़ा भी है और अगड़ा भी है। जब सब है तो ये फार्मूला देने की क्या जरूरत है? तो ऑल है, ऑल समाज, ऑल हिंदू समाज, ऑल सनातनी समाज। ये फार्मूला तब होता है जब स्पेसिफिक हम अलग से कुछ लोगों पर काम करते हैं या उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं या उनके हक के लिए अपनी सरकार चलाते हैं। इसमें एक चीज क्लियर है, इसमें वरीयता दी गई है, यानी नंबर 1 सबसे आगे की कुर्सी पर हम किसको बैठाएंगे? दलितों को। उसके बाद सबसे ज्यादा अहमियत पिछड़ों को, सबसे पीछे लाके खड़ा कर देंगे अगड़ों को। यही तो पता चल रहा है, नहीं तो पूरा समाज है इसमें। और है ही कौन हमारे भारत के समाज में? दलित, पिछड़े, अगड़े, चौथा कोई है ही नहीं। जो हिंदू समाज में या पूरे ऑल समाज में, मुसलमानों में पिछड़े अगड़े होते हैं, तो अगर पूरे समाज की बात कर लीजिए तो दलित, पिछड़े, अगड़े, यानी यहां पर उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि हमारे लिए नंबर 1 पर है दलित, नंबर 2 पर है पिछड़ा और अपर कास्ट जो है वो सबसे पीछे। यही मुसीबत बन सकती है, क्योंकि हमेशा इस देश का अपर कास्ट इस बात से नफरत करता है, तुष्टीकरण मुसलमानों का हो या दलितों पिछड़ों का हो, ये पसंद नहीं करता है। और अपर कास्ट बुनियाद है भारतीय जनता पार्टी की, पहली हीट है। और वो हमेशा सुख दुख में, सत्ता में, वियोग में, सत्ता के से जब बेदखल भाजपा रही तब भी साथ देता रहा है। जब उसको ये लगता है कि ये आपने क्या नाम दिया है, आप दलित को नंबर 1, मतलब आपने अगड़ों को पीछे कर दिया, यही पता चल रहा है। इसके अलावा तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें तो पूरा समाज है। तो अगर ये भावना पैदा हो गई अगड़ों में कि आप तुष्टीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने, अमित शाह ने ये फार्मूला दिया था कि जहां हमारे लिए अपर कास्ट है, हमारी अहमियत हम उसको देते हैं, वैसे पिछड़े भी हमारे हैं। वो फार्मूला अच्छा था, लेकिन अगर इस फार्मूले में कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ तुष्टीकरण किया जाएगा तो अगड़ा खिसक जाएगा। और ऐसा हुआ है, कई चुनावों में हुआ है। आते नावेद बाबू दोबारा आते हैं आपके पास। आपने इसकी ठीक एक नया झरोखा खोला है विचार विमर्श का। लेकिन एक बात कह के मैं कपीश जी के पास चलूंगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सपा पहले कर चुकी, भाजपा में अभी डीपीए जो आप नावेद जी जो व्याख्या बता रहे, अगर वो माने तो भाजपा भी अब वही करेगी। दोनों ने, सपा समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के समय जो उसका कोर वोट बना था वो था मुसलमान और यादव, और वो अखिलेश जी के समय तक चला। 24 में अखिलेश यादव ने वो जोखिम उठाया कि नहीं भाई इन्हीं की भरोसे नहीं, इनको थोड़ा पीछे करो, क्या कुर्मी आगे करो, दलित आगे करो, लालजी वर्मा हो, ओम प्रकाश राजभर हो और तमाम लोग हो। अखिलेश यादव ने भी जोखिम उठाया और ये जोखिम उनको पे कर गया। 7-8 दलित एमपी जिता के लाए हैं, 7-8 कुर्मी और पटेल जिता के लाए हैं। छोटी बात है क्या? मुलायम सिंह जी के समय में तो संभव ही नहीं था। वहां तो ये होता था कि भाई 10 यादव है और 8 मुसलमान, बात खत्म, बाकी एक फुटकर। अखिलेश यादव ने भी यू टर्न लिया, तो अगर हो सकता है भाजपा भी ले ले। उनने भी कहा भाई डीपीए बनाओ, दलित नंबर 1, पिछड़ा नंबर 2, अगला नंबर 3। ये अपने अपने धुरी से हटने का कालखंड है उत्तर प्रदेश में। कपीश जी,
भाजपा ने भी, मुझे लग रहा है कि आपका जो पीडीए वाला फार्मूला है उस पर माथापच्ची की, और वो अब समझ में आया कि भाई पीडीए की काट में कि जैसे एक कंपनी एक साबुन निकालती है, वो ज़्यादा बिक गया तो दूसरी कंपनी उसी से मिलता जुलता साबुन लॉन्च कर देती है। क्या कहती इससे नहाइए और बिल्कुल सौंदर्य के प्रतिमान हो जाएंगे, हो चाहे ना हो, लॉन्च तो कर ही देते नहीं। तो वैसे लॉन्चिंग हो गई, आप पीडीए में आपने शेयर पीडीए का खरीदा, अब वो बम्पर हिट हो गया तो भाजपा वालों ने को लगा गुरु यही मामला ठीक है, इसी गली चलो। तो बोले फिर क्या लाए, बोले डीपीए ले आओ। तो भाई कंपटीशन तो आ ही गया। नहीं, बोले उनके दंत मंजन का नाम है दंत निखार, तो बोले वज्र दंत वाला हम लॉन्च कर देंगे, आओ जी, लेकिन आंगन में खेलेंगे हम भी। कपिल जी। जी जी जी, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कहेंगे कि पेटेंसी देखी जाती है कि किसकी है, और साख भी देखी जाती है कि उस पर किसकी फिट बैठी है। अब दिक्कत इस बात की है कि जो नकल करता है वो नकल ही करने वाला होता है, नकलची कहलाता है, और जनता भी इस चीज को जान रही है। एक तरफ से आपके सांसद कहेंगे साहब संविधान बदल देना है, 400 पार करा दो, दूसरी तरफ कहेंगे जातीय जनगणना नहीं करेंगे, तीसरी तरफ कहेंगे साहब आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, चौथी तरफ अपने नेताओं से सर पे पेशाब कराएंगे मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पेशाब का इंजेक्शन लगवाएंगे। सबसे ज़्यादा गुजरात में दलित उत्पीड़न करेंगे और छाती ठोक करके सबसे आगे वही आ जाएंगे। और बाकी बहन जी के विरुद्ध उन्होंने क्या किया है ये बहन जी ही बेहतर जानती हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। उनकी पार्टी खत्म करा दी, भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी की पार्टी खत्म करा दी, जिसको समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री मिनिस्टर बनाना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी जनता देख रही है, ये भी दलित देख रहा है, ये भी विशेष वर्ग के जाटव वर्ग देख रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी साफगोई से 2019 के अंदर हम लोगों ने समझौता किया। बहन जी 0 से 10 सीट हो गई, हम 5 की 5 ही रह गए। बावजूद इसके बहन जी ने किसी प्रेशर में आकर के इसको तोड़ा, और आज भी बहन जी ने प्रेशर में ही थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को देखा कि भतीजे को लॉन्च करने के बाद भतीजा जब एक्टिवेट कर रहा था बहुजन समाजवादी पार्टी को आनंद जी, तो इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया किसी के प्रेशर में, और वो बहुत भारी पड़ा है। और आपको मैं बता दूं, ये कितना भी कर लें तो जिस वर्ग के सर पे पेशाब कराएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, और सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न जो गुजरात के अंदर है वो सामने है, वो कहाँ जाएगा? आप कहते रहो पीटीए, आप डीपीए, हम कहाँ मना किए, लेकिन आप बताओ ना, एंटी इनकम्बेंसी कहाँ से लाओगे? रोजगार जब दे नहीं पाओगे तो क्या होगा? महंगाई कम करना आपके हाथ में है नहीं। और अभी देख लीजिए 0% टॉलरेंस की नीति वाले लोग, 127 परिवार के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है उसमें प्रशासन की लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है, जिसमें एक चपरासी तक सस्पेंड नहीं किया गया 3-4 दिन। तो आप इस बात को सोचिए कि ये सरकार किनके साथ खड़ी है, किसके लिए खड़ी है, वो सभी जान रहे हैं। जी ठीक। उमेश यादव के पास आऊँगा, अनुभव चक आपके पास बाद में आऊँगा सबसे लास्ट में। लेकिन जो बात कपिश जी ने कही उसमें मेरा तजुर्बा थोड़ा अलग है। मैं किताब को थ्योरी से बिल्कुल विरक्त हूँ। मैं जो कुछ हूँ ज़मीन पे जो दिखता है उतना ही समझ पाता हूँ। हमने इस गुलशन में तमाम मौसम देखे। कपिश जी ने कुछ उत्पीड़न के या उदाहरण बताए। उमेश भाई आ रहा हूँ। हमने तो मुलायम सिंह जी के समय में दलित और यादव का इतना उत्पीड़न देखा, आपस में दलितों का उत्पीड़न यादवों के द्वारा इतना भाईबेला मचा, जगह जगह कपार फोड़े गए। और तो और छोड़ो, 12 में जीत के बाद शपथ से पहले दलितों के गांव में आग लगी थी कि नहीं लगी थी? नावेद लगी थी ना? लगी। गांव की गांव फूंक दिए, बोले फूंक दो, कभी जी अभी नहीं बात में ना। फिर उसी समय भगवान का नाम लेके समाजवादी पार्टी के कुछ जो च्यवनप्राश खा के डोले शोले बनाए हुए थे बाहुबली, वो निकल गए मायावती जी को ढूंढने। क्या
और गेस्ट हाउस कांड में वो करने की चेष्टा की जो भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ उतने बड़े नेता के साथ। मुझसे मायावती जी ने कहा था इंटरव्यू में उसके तुरंत बाद कि क्या स्थिति थी वहां, और एक पत्रकार के नाते, और वहां जो लोग प्रतिभागी थे, जो बाहुबली गए थे वो भी, और जो बचाने गए थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो भी, सभी मेरे संपर्क के थे। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। तो जब कभी से भी आएंगे वो, जब आप इतना धतक्रम हो गए उसके बाद भी आपके पास दलित लौट आया ना। ये दुनिया है, गोल है बाबू, घूमती रहती, कहां चक्कर में पड़ रहे हो। आपके पास लौटा ना, वो तो कागज पे आके लौट आया, इसीलिए तो आपको 37 सीट आई, नहीं तो सवाल ही नहीं। आपको जीवन में कभी 54% दलित वोट नहीं मिला। आपने जो उन्होंने तो पार्टी खत्म कराई, आप तो मायावती जी को खत्म कराए दे रहे थे मित्र। क्या ये मैं नहीं कह रहा, मायावती जी ने कहा था कि मेरी हत्या की साजिश की कोशिश थी। खैर अब आएंगे उमेश यादव जी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई चीज स्थायी नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि एक लाइन दे दीजिए बस। नहीं, मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर, हालांकि मायावती जी की कुर्सी बड़ी थी, मुलायम सिंह जी की छोटी थी, वो मैनपुरी मुलायम सिंह जी के वोट मांगने गई कि नहीं, बैठाला छोटी कुर्सी पर, लेकिन गई तो। ये लीला है, छोड़ो, रामायण में तमाम पात्र हैं, सब अपने अपनी लीला दिखा रहे। कब आएंगे भैया, आएंगे कपिल जी, उमेश यादव जी, ये बात समझ में नहीं है। बोले ये पीडीए, बोले हम डीपीए का कैलेंडर जारी करेंगे। ये कोई तुकबंदी का खेल है क्या? नहीं, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, और एक वो उनके सोनेलाल जी की दूसरी बच्ची, क्या नाम है, बेटिया पल्लवी पटेल, उनने भी कुछ ऐसे ही डीए कुछ बनाया है, एमडीए क्या, हाँ, उन्होंने भी बनाया। यार कितने डीए बनाओगे उत्तर प्रदेश में, क्या बवाल है। नहीं, पीडीएम बनाया, पीडीएम, ये क्या बवाल है, ये शॉर्ट फॉर्म वाला क्या खेल है, निंजा टेक्निक। उमेश जी जी, आदरणीय अमिताभ जी, जब अभी कपीस भाई बोल रहे थे तो चूंकि आपने उस बात की चर्चा कर दी, स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जिस जनपद से आते थे, संयोग से मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूं, और उन्होंने कई मंचों पर उस घटना का जिक्र किया है। मैं उस समय उम्र में बहुत कम था, लेकिन अखबारों और राजनीतिक उसमें सक्रिय रहता था, तो सुनता था उनके मुंह से। उन्होंने बताया कि जिन मायावती जी को खत्म करने का इल्जाम आप दूसरों पर लगा रहे हैं कपीस भाई, मैं आपको बताऊं, आदरणीय पंडित ब्रह्मदत्त, स्वर्गीय पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी बताया करते थे कि वो 6.5 फीट हाइट थे, बहुत स्ट्रांग थे, वरना और कोई कमजोर व्यक्ति होता तो उस दिन आदरणीय मायावती जी की हत्या हो जाती। उस हत्या की जिम्मेदारी जिन पर आती है, उनके जो बेइज्जती हुई, उनका सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, वो लोग कहते हैं कि मायावती जी की राजनीति को खत्म कर दिया। अभी आपने चूंकि मेरी बात पूरी कर दी कि आप राजनीति की समाप्त की बात कर रहे थे, आप इतने बड़े नेता को समाप्त करने चले थे, आप दलितों के हित की बात करते हैं। आदरणीय अमिताभ जी, इस चुनाव 2024 लोकसभा में दलितों को भ्रमित कर दिया गया। एक सेंटेंस बनाया गया, एक वाक्य चलाया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होने की, आदरणीय अमिताभ जी, कांग्रेस के टाइम पे भी इतनी बार संशोधन हुए हैं कि कपीस भाई तो वकील है, उनको पता होगा, बहुत बड़े वकील है, कि कितने कितने कैसे कैसे चीजों में संशोधन हुए। संविधान कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसकी मूल भावना संविधान की सदैव इस हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ रहेगी। लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जो असंभव सी बातें थी। बेचारे भोली वाली जनता उस भ्रम में आ गए, और कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो गया, थोड़ा सा बंटवारा हो गया, थोड़े से परिणाम बदल गए। तो वो बहुत खुश हैं कि साहब सरकार तो एनडीए ने ही बनाई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। आप खुद किस बात पे हैं? लोगों को गुमराह करके, लोगों के साथ झूठ बोल के,